वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज हम अपनी साहू स्क्रीनिंग सीरीज का एक और नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टडी ऑफ गैस लॉज। इस चैप्टर के बारे में कहूँ तो एज सच ये चैप्टर आपको ना तो सीबीएसई में देखने को मिलता है ना तो स्टेट बोर्ड में देखने को मिलता है, लेकिन एवरी ईयर यहाँ से एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, कई बार 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। और ये इस टॉपिक के क्वेश्चन बच्चों को जनरली टफ लगते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस ढंग से उसको सॉल्व करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ऑल गैसेस विल ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू। ये कह रहा है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे वॉल्यूम जीरो हो जाएगा गैस का। तो ना एक ग्राफ पढ़ाया जाता है यहाँ पे, और वो ग्राफ होता है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। किसका ग्राफ होता है? वो ग्राफ होता है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। आप खुद सोचो, अगर मैं ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करता तो इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम गैस का 0 होता है। यही होता ना। तो अगर आधे बच्चे ये 0 डिग्री सेल्सियस टिक करके आ जाते हैं। लेकिन अब जरा कंसेप्चुअली इस चीज को सोचो, शिमला में या कहीं पे दूसरी ठंडी जगह पे टेम्परेचर तो 0 से ही कम होता है, तो क्या वहां गैस नहीं होती? वहां लोग सांस नहीं लेते हैं ना। इसका मतलब टेम्परेचर 0 पर वॉल्यूम 0 नहीं होता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कि सर 0 तो होगा वॉल्यूम, लेकिन वो 0 होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। याद क्या रखना है? 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 नहीं होता, वॉल्यूम 0 होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ऑप्शन का है, 0.15 नहीं दिया है, ये वाला ऑप्शन होगा। समझ पा रहे हो? इस बात को याद कर लो। और इसी टेम्परेचर को जरा यहाँ याद रखना, -273 डिग्री सेल्सियस को ही कहा जाता है 0 केल्विन। क्या कहा जाता है? 0 केल्विन कहा जाता है। इसको याद रखना, ये पूछा गया है। और इसी का एक और नाम होता है एब्सोल्यूट जीरो। अगर कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए एब्सोल्यूट जीरो, इसका मतलब वो 0 केल्विन टेम्परेचर लेने को कह रहा है। क्लियर है? ओके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि गैस का वॉल्यूम 0 तब होगा जब टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर इसी को केल्विन में पूछेगा तो 0 केल्विन पे वॉल्यूम 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिल्ड वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर विल बॉइल एट। तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है हमारा, डिस्टिल्ड वाटर, उसको हम प्योर वाटर कहते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी कुछ नहीं होता है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। दैट्स वाई डिस्टिल्ड वाटर को हम प्योर वाटर कहते हैं। अब हमसे प्योर वाटर का इसने बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो हम सबको पता है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 में 273 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 373 केल्विन। मतलब प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? ये आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। अ पर्सन लिविंग इन शिमला, एक पर्सन है जो शिमला में रहता है। ऑब्जर्व दैट, उसने ऑब्जर्व किया कि कुकिंग ऑफ फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर, बिना प्रेशर कुकर के यूज किए अगर खाना बना रहे हो तो उसमें टेक मोर टाइम, वो ज्यादा टाइम ले रहा है खाने को पकाने में। द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन एट हाई एल्टीट्यूड। बहुत सिंपल सवाल है, प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। आप खुद बताओ, जैसे जैसे आप ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो सर हमने तो सुना है कि ऊंचाइयों पे जाने पे सांस लेने में दिक्कत होती है।
सांस लेने में दिक्कत होती है तो प्रेशर कम हुआ ना, तो प्रेशर डिक्रीज होगा, 4 का सेकंड आ गया। टेम्परेचर के बारे में हम क्यों बात करेंगे, ऊपर नीचे जाने पर तो प्रेशर की बात की जाती है, तो प्रेशर डिक्रीज कह देंगे। क्या क्लियर है? ओके, आगे देखो, एक सवाल है। अब ऐसा सवाल न्यूमेरिकल आता है, आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को पहले ये लिखना है कि इसमें क्या क्या डाटा गिवन है। तो क्या कह रहे हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर जिसको मैं T1 कह रहा हूं वो 25 डिग्री सेल्सियस है। ओके, इसको यहां लिखते हैं, काम करते हैं इस चीज को यहां कि T1 टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर कितना है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। अ गैस ऑक्यूपाई 600 ml वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कितना है V1 600 ml है। ओके, इतना डाटा लिख लिया, आगे पढ़ो। What will be its pressure at height where temperature is 10? ये कह रहा है कि अब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब वॉल्यूम हो गया है 640 ml, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस सवाल को कैसे करना है, जब भी 3 फैक्टर आ जाते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जब भी 3 फैक्टर आ जाते हैं तो हम कंबाइन गैस लॉ का फॉर्मूला लगाते हैं। कंबाइन गैस लॉ, कंबाइन गैस लॉ क्या कहता है कि इसका फॉर्मूला होता है P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। ये होता है कंबाइन गैस लॉ का फॉर्मूला, ये हम पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं डेरिवेशन करके नहीं दिखाऊंगा, ये अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम पुट करते हैं वैल्यू। P1 प्रेशर कितना है 760, V1 वॉल्यूम कितना है 600, T1 टेम्परेचर कितना है। अब टेम्परेचर अगर आप 25 लिख दोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये एक रूल है, आपको दिमाग में बिठाना है कि हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन केल्विन में लेके सॉल्व किया जाता है। तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करें, 273 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये 298 आ जाएगा। तो ये हो गया 298 इज इक्वल टू P2 प्रेशर हमें निकालना है, V2 वॉल्यूम कितना है 640 है और T2 टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 283 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा P2 प्रेशर आ जाएगा 676.6 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्या क्लियर है? बहुत इजी सवाल था। अगर आपको कंबाइन गैस लॉ का फॉर्मूला याद होता तो आप इस सवाल को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करते। हाँ, आप कहते कि सर कैलकुलेशन तो टफ है, कैलकुलेशन टफ है तो आप इसको 300 मान के 300 को 2 से काट देते। इस तरह से कैलकुलेशन इजी करके अप्रोक्स आंसर भी पता कर सकते हैं। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ये इसको याद कर लो। आइडियल गैस का इक्वेशन का फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT, जहां पे P जो होता है वो प्रेशर ऑफ गैस होता है। P क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस। V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस। T क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ गैस। और N क्या होता है, मोल्स ऑफ गैस। और जो R है, R को हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R को कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस R की वैल्यू 0.0821 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी,
इसकी यूनिट हो जाएगी लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये यूनिट हो जाती है आर की। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, बस इतना याद रखना था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 है, तो हमारा ये आ गया। क्या क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर द प्लॉट ऑफ V एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर 2 मोल आइडियल गैस। ओके, एक एक चीज लिख लेते हैं पहले। मोल कितना दिया है? 2 मोल्स दिया है, ठीक है। स्लोप जो है, स्लोप हमें कितना दिया है? 0.328 लीटर केल्विन इनवर्स दिया है। हमसे वैल्यू पूछी जा रही है, पी प्रेशर पूछा जा रहा है, आर की वैल्यू दी हुई है 0.0821 यूनिट दी हुई है, यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। हमसे प्रेशर पूछा गया है। अब यहाँ पे हम कंबाइन गैस लो तो नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि P2 प्रेशर V2 वॉल्यूम तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम प्रेशर लगाएंगे, निकालने के लिए लगाएंगे आइडियल गैस की इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ये वाली इक्वेशन हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है? यहाँ लिख रहा हूं, प्रेशर निकालना है, तो मतलब हमें nRT बाय V की वैल्यू पुट करनी। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 2 दे रखी है। r की वैल्यू कितनी है? तो याद रखो, r की वैल्यू इसने 0.0821 दिया है। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसको हम 1/12 ले सकते हैं, या अप्रोक्सीमेटली 1/12 के बराबर होता है। तो मैं r की वैल्यू 1/12 पुट कर रहा हूं, ठीक है। याद रखना, हमेशा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ऐसी वैल्यू लिखोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो 1/12 लिख दो। टेम्परेचर नहीं दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है, अब ये कैसे पुट करें? तो अब जरा स्लोप को देखो। स्लोप कह रहा है कि मैं हूं 0.328 लीटर केल्विन। तुम्हें नहीं लगता कि सर यूनिट को देख के पता चला है कि ये लीटर ऊपर होगा, लीटर वॉल्यूम के लिए आता है और केल्विन टेम्परेचर के, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये जो स्लोप है ये V/T को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर आपको कैसे पता चला? 2 तरीके थे पता करने। पहला तरीका तो ये था कि यूनिट में देखो, लीटर ऊपर है तो वॉल्यूम और केल्विन नीचे है तो टेम्परेचर। एक तरीका तो ये, इससे पता चला। दूसरा तरीका क्या है? देखो, इसने बोला है कि ग्राफ बनाया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, ग्राफ बनाया है। अब इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, ऐसा है। स्लोप जो होता है वो ये होता है, स्लोप को निकालने के लिए tan थीटा यूज किया जाता है स्लोप निकालने। अब आपने अगर थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब परपेंडिकुलर में कौन है? वॉल्यूम। बेस में कौन है? टेम्परेचर। तो ये स्लोप किसको बताएगा? वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर ही तो बताएगा। ये 2 तरीके थे पता। अब सुनो, हमें पुट करना है T/V, इसने दिया है V/T, तो इसको पलट देते हैं। अगर हम पलट देंगे तो T/V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/0.328 हो जाएगी कि नहीं? तो यहाँ पे T/V की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1 × 0.328। क्या ये आपको समझ आ रहा है? 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसको आप सॉल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेट आंसर 0.5 आएगा। तो प्रेशर यहाँ पे 0.5 ATM होगा। ये क्योंकि मुझे मालूम है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना। समझ आया ना? बस यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखना था कि स्लोप से वो हमें V/T की वैल्यू लेना चाहता है और कुछ भी नहीं था। ग्राफ से नहीं पता कर सकते थे तो यूनिट से पता चल रहा था कि लीटर ऊपर है तो वॉल्यूम ऊपर, केल्विन नीचे है तो टेम्परेचर नीचे। आसान सवाल था ये आइडियल गैस की इक्वेशन से सॉल्व हो गया। देख लो, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल है एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ x डेसीमीटर क्यूब। ये x डेसीमीटर क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। डेट मीन V1 वॉल्यूम है x डेसीमीटर क्यूब। ओके, अब पहले प्रेशर था 75 किलो पास्कल, प्रेशर P1 था 75 किलो पास्कल। अब टेम्परेचर हो गया 150 किलो पास्कल, मतलब P2 प्रेशर हो गया 150 किलो पास्कल, kPa किलो पास्कल। तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा, मतलब V2 पूछा है। अब ध्यान रखना, यहां पे क्या दिमाग में रखना है कि जब भी लिखा हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा हो इसका मतलब वो बॉयल्स लॉ यूज करने को कह रहा है। कौन सा लॉ यूज करने को कह रहा है, बॉयल्स लॉ यूज करने को कह रहा है। और बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना था। जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर वो हिंट दे रहे टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज होता है। तो अब पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या यूज करना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 प्रेशर कितना है 75, V1 वॉल्यूम कितना है x डेसीमीटर क्यूब, P2 प्रेशर कितना है 150, V2 वॉल्यूम कितना है निकालना है। तो V2 वॉल्यूम निकालना है तो 75 इंटू x, ये 150 डिवाइड में चला गया। सॉल्व करेंगे 1/2, क्या आया V2 की वॉल्यूम x/2 आई। तो हमारा फाइनल वॉल्यूम जो न्यू वॉल्यूम आया वो x/2 आया। तो आंसर नंबर 4। क्या ये देख पा रहे हो, बहुत आसान था, बॉयल्स लॉ पे बेस्ड एक इजी सा सवाल था। ठीक है, अब ये कैसे फॉर्मूले आ रहे हैं, ये तो जब आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे हम तभी आपको समझा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल बी द प्रेशर इन एटीएम इफ 1 मोल ऑफ गैस। ओके, मोल कितना दिया हुआ है 1 मोल, ऑक्यूपाइड 10 लीटर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 लीटर, एट 200 केल्विन, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 200 केल्विन। और पूछ क्या रहा है प्रेशर, प्रेशर पूछ रहा है वो भी एटीएम में, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे तो सिंपल आइडियल गैस की इक्वेशन यूज करनी है, PV इज इक्वल टू nRT, ये वाला फॉर्मूला यूज करना था। अब प्रेशर पूछा है तो फॉर्मूला हो जाएगा nRT/V। n की वैल्यू इन्होंने दी है कितनी, n की वैल्यू 1, r की वैल्यू अब देख लो, मैंने क्या कहा था कि जब भी ये दिया हो 1/12 यूज कर लो, क्योंकि हम 0.0821 को 1/12 मान सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने यूज कर लिया 1/12। T ऑलरेडी केल्विन में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 200 केल्विन। और क्या है V वॉल्यूम 10 लीटर। इसको सॉल्व करना है, 1 0 से 1 0 कट गया, 20 इसको 2 की टेबल से काट दें, 2 की टेबल पे 2 6 जा 12, 2 10 जा, हाँ फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 5/3, 5/3 कितना आएगा 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, 1.642, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 1.642 एटीएम। तो यहाँ पे P2 हमारा P2 नहीं, प्रेशर हमारा आया 1.642 एटीएम। देखो कितना इजी सवाल था, जस्ट आइडियल गैस की इक्वेशन पुट करनी थी और कर देना था, कुछ भी था इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अ प्री-वेक्ड वेसल वाज फिल्ड विद H2। क्या कह रहा है कि एक वेसल है, एक कंटेनर है जिसके अंदर H2 गैस है, ठीक है, एट STP, वो भी किस पे है एट STP पर है। इट वॉज देन इवैक्यूएटेड, अब क्या किया, सारी हाइड्रोजन गैस निकाल ली और उसके अंदर फिल्ड विद O2, सारी हाइड्रोजन गैस को निकाल के अब उसमें O2 गैस फिल कर दिया। सेम कंडीशन है,
सेम टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब सेम कंडीशन पे। तो ये क्या कह रहा है, O2 का मास क्या होगा। अब सुनो, एक बार आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT, ये मालूम है। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने कहा है दोनों का प्रेशर सेम है क्योंकि सेम टेम्परेचर, इन्होंने कहा टेम्परेचर सेम है, आर ऑलरेडी सेम होता है, और क्योंकि कंटेनर सेम है तो वॉल्यूम सेम होगा ना। अब आप खुद सोचो, मोल सेम आएगा तो सर एसटीपी पे तो गैस का एसटीपी पे गैस का, यहाँ पे जब प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, तो मोल भी तो सेम ही आएगा ना। नहीं, जिसको नहीं समझ आ रहा देखो वो क्या कह रहा है कि H2 गैस को हटा के O2 गैस भरा, मास अलग है लेकिन मोल सेम आएगा। सर क्यों मोल सेम आएगा, क्योंकि बाकी सारी कंडीशन सेम है तो मोल भी यहां सेम आएगा। तो यहां पे क्या करना था, मोल O2 का बराबर मोल H2 का, दोनों का मोल सेम होगा। अगर जिसको अभी भी नहीं समझ आया कि सर कैसे मोल सेम आया, तो आपको मोल का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पता है, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ये तो पता होगा। अब गिवन वॉल्यूम तो दोनों का सेम है क्योंकि कंटेनर सेम है, मोलर वॉल्यूम फिक्स है, तो क्या दोनों का मोल सेम आएगा। अब समझ आया, हाँ, तो मोल सेम आया है, ओके, मान लिया मोल सेम आया। अब क्या है, अगर मोल सेम है तो यहां पे मोल का फॉर्मूला लिख दो, गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट, यहां भी लिख दू गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट, लिख सकता हूं कि नहीं बोलो। अब गिवन वेट तो हमें ऑक्सीजन का निकालना है, मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32। गिवन वेट हाइड्रोजन का भी नहीं क्वेश्चन में गिवन है, मोलर वेट हाइड्रोजन का होता है 2, इसको कट करेंगे 2 1 जा 2 और 16 पे कट गया, तो ऑक्सीजन का वेट, यहां पे मैं इसी चीज को लिख रहा हूं WO, एक मिनट, हाँ, ये O2 का वेट डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू हाइड्रोजन का वेट डिवाइडेड बाय 1, इतना आ गया। तो बताओ O2 का वेट कितना आया, ये 16 उधर जाएगा तो 16 टाइम्स आ रहा है कि नहीं हाइड्रोजन के वेट से। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। क्या समझ पा रहे हो, एकदम सिंपल सवाल था कि सर एसटीपी पे कोई सी भी गैस हो उसका मोल फिक्स होता है, तो यहां पे देखो मोल, तो मोल का फॉर्मूला लगा के, सिंपल सवाल है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस CH4 एंड O2 आर अलाउड टू डिफ्यूज, डिफ्यूज करवाया तो टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ मीथेन गैस कितना होगा। अब इस सवाल को करने से पहले थोड़ा समझो, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का सवाल है, तो पहले तो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने का फॉर्मूला होता है, तो मान लो दो गैस है, पहली गैस कौन सी है CH4, दूसरी गैस कौन सी है O2, ये R का मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो ये ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। तो अगर मीथेन को ऊपर लिया है तो मीथेन का मास नीचे लेना पड़ेगा, अगर O2 को नीचे लिया है तो O2 का मास ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्यूजन जितना ज्यादा होगा मतलब उसका मास उतना कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है R1 बाय R1 नहीं CH4, R CH4 बाय R O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम CH4 का डिवाइडेड बाय टाइम CH4 का
इनटू में वॉल्यूम O2 का मल्टी और डिवाइडेड बाय टाइम O2 का। ये दूसरा फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ये फॉर्मूले अभी डिराइव करने नहीं बता सकता हूं। हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, आप हमारी एकेडमी में विजिट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब देखो, इन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करना है। जब आप इन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करोगे तो क्या कहोगे? अब देखो, पहली बात तो इसने कह दिया इक्वल वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम से वॉल्यूम यही काट रहा हूं, काट दिया तो मैं कहूंगा टाइम O2 का डिवाइडेड बाय टाइम CH4 का, इसको ले लेंगे मोलर मास O2 का डिवाइडेड बाय मोलर मास CH4 का। मैंने दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दिया, वरना मैं आंसर ही नहीं निकाल पाता। अब ये क्या कह रहा है, O2 का टाइम नहीं दिया है क्वेश्चन में, मीथेन का टाइम पूछा है क्वेश्चन में, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं, टाइम O2 डिवाइडेड बाय टाइम CH4। अब आप बताओ O2 का मोलर मास कितना होता है? 32। मीथेन का मोलर मास 16, तो ये किस पे कट गया? 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसा आया। इसी चीज को मैं यहां लिख रहा हूं कि टाइम O2 का डिवाइडेड बाय टाइम CH4 का इज इक्वल टू √2 आया, √2 आया। हमसे किसका टाइम पूछा है? हमसे टाइम मीथेन का पूछा है, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो मीथेन का टाइम जो है वो 1/√2 टाइम्स होगा ऑक्सीजन के टाइम से, क्योंकि ये √2 नीचे आएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऐसा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। समझ पा रहे हो इस सवाल को? हमें ना यहाँ पे दो फॉर्मूले को इक्वेट करके जस्ट वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आ गया। समझ पा रहे हो? अब ये फॉर्मूले देखो, डिफ्यूजन पढ़ाने में टाइम लगेगा, तो आपको मैं फिलहाल के लिए इतना दिमाग में रखो कि ना मास के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने का वॉल्यूम अपॉन टाइम। अगर मोल के रिस्पेक्ट में पूछता तो मोल अपॉन टाइम, अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पूछता तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा होता है। तो ध्यान, अब जब मोल का पूछता तो मैं इस मोल वाले को और इस मास वाले को इक्वेट कर देता, जब डिस्टेंस का पूछता तो मैं इस डिस्टेंस वाले को और इस मास वाले को इक्वेट कर देता। डिफ्यूजन के सारे सवाल इक्वेट करने से ही होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, ये दो फॉर्मूलों को इक्वेट करना था आपस में और जस्ट वैल्यू पुट करनी थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस X और रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस Y का दिया हुआ है 4:11। ये डाटा हमें क्वेश्चन में दिया है और कह रहा है कि मोलिक्यूलर मास ऑफ Y, कि मास Y का डबल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब आप यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑक्सीजन O लूं या O2 लूं, तो उसने खुद कह दिया मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल तो O2 ये वाला होगा ना। तो ये कह रहा है Y का मास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास का डबल है मास ऑफ O2 का। तो O2 का मास कितना होता है? 32, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Y गैस का मास कितना आया? 64। ये दो डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमसे पूछा क्या गया है? मास ऑफ X गैस का हमसे मास पूछा गया है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन दिया है, मास पूछा है, हम फॉर्मूला लगा देंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन का, ऊपर X नीचे Y। अगर हमने X ऊपर लिया है तो X का मास नीचे, अगर हमने Y नीचे लिया है तो Y का मास ऊपर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। X और Y का रेशियो हमें दिया हुआ है 4:11। Y का मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 64, X का मास हमें निकालना है। तो जब भी रूट हटाना होता है ना, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की जाती है, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, SBS का मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड।
अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे 4/√11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बाय मास x का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट गया, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया और ये 14 का क्या हो गया 16/11 और 64 बाय मास x। क्या ये आ गया? अरे ये स्क्वायर दोनों का माना जाएगा ना, तो 4 4 जा 16 और रूट कट गया, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो x का मास आ जाएगा 11 इंटू 4 44। x का मास कितना आया 44। अच्छा मास नहीं पूछा है, गैस कौन सी है पूछा है, तो चेक कर लो 44 मास किस गैस का होता है। इसका कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, कितना आएगा 28। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, कितना आएगा 44। सेकंड थर्ड ऑप्शन मिल गया। इसका देखोगे सल्फर का 32 और इसका 48, तो कितना आ जाएगा 80, ये नहीं आएगा। इसका देखोगे तो 14 + 60 30, 44 थर्ड वाले का आ रहा है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन आया। तो देख लो कितना आसान था, रेट ऑफ डिफ्यूजन पे एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। आगे देखो नेक्स्ट सवाल है क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो फिर उसने कह दिया कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जब भी क्वेश्चन कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम समझ जाते हैं वो बॉयल्स लॉ कह रहा है, बॉयल्स लॉ की बात कर रहा है। और बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला अभी अभी करवाया था, क्या था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मतलब हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि अ गैस इज एट ए प्रेशर 940, तो प्रेशर है 940 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इतना हमारा प्रेशर है, ठीक है। और क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ना प्रेशर P2 हमसे पूछा गया है, एक मिनट है यहाँ नहीं, P2 प्रेशर हमसे पूछा गया है। V2 वॉल्यूम के बारे में क्या कह रहा है कि एट व्हाट प्रेशर इट्स वॉल्यूम डिक्रीज बाय 40%। तो अगर मैं V1 वॉल्यूम x मानूं तो V2 वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 वॉल्यूम हो जाएगा 40%, सॉरी V2 वॉल्यूम कितना हो गया, x तो पहले था, अब क्या कह रहे हैं ये 40% कम हो गया, तो इसमें से माइनस कर दूंगा ना मैं 40%, 40x माइनस में 100। इस बात को जरा समझो, आप लोग कंफ्यूज होते हो। V1 वॉल्यूम कुछ नहीं दिया था तो हमने x मान लिया है, V2 वॉल्यूम कह रहा है कि जितना पहले था उसका 40% कम हो गया, तो मैंने उसमें से 40% देखो माइनस कर दिया। सर ये कैसे 40% हो गया, तो आपको कोई कहता कि x का 40% निकालो तो आप क्या करते, 40 डिवाइडेड बाय 100 करते ना, तो मैंने भी तो वही लिखा है 40 डिवाइडेड बाय 100x। क्या समझ आ गया, ये हमारा है V2 वॉल्यूम। बस पुट कर दो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है 940, V1 कितना है x, P2 हमें निकालना है, V2 कितना है x माइनस 40x डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो गया, ये हो गया 940x, ये P2 एज इट इज रहेगा, एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 60x डिवाइडेड बाय 100। अब इतना तो कर सकते हो ना एलसीएम लेके, ओके। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में भेज दें, तो 940x के डिवाइड में ये जाएगा तो 60x इंटू में 100, क्या ऐसा कुछ हो जाएगा, ओके हो जाएगा। x से x कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 की टेबल में 94 कितने पे कटेगा, तो इसको काटेंगे तो 6 1 जा 6, कितना बचा 3 34, कोई बात नहीं देखते हैं। 2 की टेबल पे ये 3 पे, ये 2 की टेबल पे 2 4 जा 8 47 पे। अब तो ये कट ही नहीं रहे हैं, तो 4700 डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 17 बचा, तो 3 5 जा 15, 156, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 156, अप्रॉक्स आएगा
1567 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। आसान था कि नहीं? देखो बॉयल्स लॉ का सवाल, यहां आप बेसिक मैथ में फंस जाते कि V2 वॉल्यूम पहले वॉल्यूम का 40% कम हो गया है, तो अगर मैंने पहले को x माना है तो उसमें 40% माइनस कर दिया। क्या समझ आ रहा है? चलो आगे देखो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एट डेप्थ 100 फीट बिलो सी लेवल व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल प्रेशर। ये ना एक डाटा क्वेश्चन में गिवन है जो यहाँ मिसिंग है। अगर मैं इसको सी लेवल मानता हूं तो सी लेवल पे जो प्रेशर होता है आप सबको मालूम है कितना होता है, 1 atm। वो डाटा क्वेश्चन में पैराग्राफ में दिया हुआ था कि जब भी हम 33 फीट नीचे जाते हैं, कितना, 33 फीट नीचे जाते हैं तो प्रेशर 1 atm बढ़ जाता है। मतलब पहले 1 था तो अब क्या हो जाता है, 2 atm। हमें कितना नीचे जाना है, 100 फीट नीचे जाना है। तो देखो 33, फिर 33 और फिर 33, अभी अप्रोक्सीमेटली 100 हो गया कि नहीं, 99 हुआ है पर 100 माना जाए। तो यहाँ पे 2 था तो 1 atm और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 atm। 1 atm और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 atm। तो सी लेवल पे 1 atm था तो 100 फीट नीचे जाने पे कितना हो गया, 4 atm। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ये डाटा गिवन था कि 33 फीट नीचे जाने पे 1 atm प्रेशर क्या होता है, बोलो, इंक्रीज होता है। तो 4 atm हो गया। क्या क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, अ प्रेशर 1900 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू, तो कितना आसान सवाल है कि ना 76 मिलीमीटर मर्क्यूरी जो होता है वो 1 atm के बराबर होता है। तो 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी किसके बराबर होगा, 1/760। तो हमसे पूछा गया है 1900 मिलीमीटर मर्क्यूरी कितने के बराबर होगा, तो 1/760 इंटू में 1900। इसको इससे अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो 76 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, 3 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 पे करेंगे तो 6 2 जा 12, 15, 152 और 76 का आधा कितना होता है, 38, 190। ओके, ये पूरा का पूरा कटेगा 2.5 पे, आप डिवाइड करके चेक कर लेना। तो इसका थर्ड ऑप्शन आएगा 2.5 atm। इजी था ना, ये तो सबसे आसान सवाल था। अगला सवाल, ओके, तो जितने भी PYQ आए थे हमने सब खत्म कर दिए इसके। आपने देखा बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन आया था, आइडियल गैस इक्वेशन पे क्वेश्चन आया था, कंबाइंड गैस लॉ पे क्वेश्चन आया और रेट ऑफ डिफ्यूजन पे क्वेश्चन आया। ऐसे ही फ्यूचर में चार्ल्स लॉ पे क्वेश्चन आएगा, अमंटन्स लॉ पे क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी विजिट कर सकते हैं और हमारा साउथ स्क्रीनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आप ये सारी डिटेल वाइज, चैप्टर वाइज पूरी थ्योरी हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई नए चैप्टर पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज हमें जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।